मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। जैसा कि आप जानते हो, आपका भूगोल का पेपर होता है संसाधन एवं पर्यावरण। तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है, संसाधनों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो संसाधन के जो वर्गीकरण होते हैं उसकी अपन व्याख्या देखेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आपको इस प्रश्न को कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ यहाँ जो शॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे फ्लिपकार्ट और मंत्रा से, तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अभी जाओ कोई चीज खरीदनी, अभी जाकर खरीद लो। और इन सब प्रश्नों की सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा, क्लिक करके आप अन्य वीडियो भी देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो संसाधन क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, उसके बारे में आपको समझेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब अगर अपन संसाधन देखें, जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो वस्तुएं हैं, जो आम मनुष्य के या जो जीवमंडल का हिस्सा होती है, उसी को संसाधन कहते हैं। उसकी अगर अपन उसकी उत्पत्ति, उसके जो आधार हैं, किन किन आधारों पर संसाधनों को बांटा जा सकता है, तो उसके कुछ 3 से 4 भाग होते हैं जिनके आधार पर अपन संसाधनों को बांटते हैं। एक एक करके सभी प्रकारों को समझेंगे। पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पे। जो संसाधन होते हैं उनको पहला कौन सा आधार आता है, उत्पत्ति के आधार पे समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है, जैविक संसाधन व अजैविक संसाधन। कौन से होते हैं जैविक संसाधन, नाम से पता चल रहा है आपको। जैविक संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होने वाले, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु। तो ऐसे याद कर लो, जैविक मतलब जीवन। ऐसी चीजें जिनके अंदर आपको जीवन देखने को मिले, जीवित दिखाई दें, जो आपको, जिनके अंदर आपको क्रिया प्रक्रिया जो करते हुए दिखाई दें, उसको क्या कहा जाता है, आपको जैविक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। जैसे मनुष्य हो गया आपके सामने। मनुष्य क्या है, आपके सामने जीवित प्राणियों के रूप में अपन को नजर आते हैं। दूसरे जीव जंतु, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है ताकि आपको याद हो जाए। समझ में आ गया, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। बाकी डेफिनेशन ये होती है कि जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। अगला क्या है, जीव जंतु। जीव जंतु जैसे जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए आपके सामने, जो आपके सामने क्रिया प्रक्रिया करते हुए दिखाई देते हैं इस जीव मंडल में, उसको क्या कहा जाता है, आपको जैविक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। वनस्पति हो गए, इनके अंदर आपको जीवन तो नहीं दिखाई देगा कि भाई क्रिया, ऐसे तो नहीं कि भाई पेड़ चलकर कहीं पे जा रहे हैं, लेकिन जो आपके सामने मनुष्य हो गए और जीव जंतु हो गए, इनका जीवन किन पर निर्भर करता है, पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। अगर इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ना तो यहाँ पर जीव जंतु रह पाएंगे, ना ही मनुष्य रह पाएंगे। तो इस प्रकार के संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने, जैविक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अगले कौन से प्रकार के संसाधन होते हैं, अजैविक संसाधन। कौन से होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वो संसाधन जो आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनसे बने होते हैं, उनको अजैविक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसे संसाधन जिनके अंदर आपको क्या नहीं हो, जीवन नहीं दिखाई दे। समझ में आ गया, निर्जीव हो, जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की आपको क्रिया प्रक्रिया नहीं दिखाई दे, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने, अजैविक संसाधनों के रूप में जाना जाता है। जैसे चट्टान है, संसाधन है ये आपके सामने। चट्टानों के बिना, चट्टान है, इनके बिना इन मनुष्य जीवन है वो अधूरा है, मतलब नहीं हो सकता है। चट्टानों के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के धातु पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की सभ्यताओं के निर्माण के लिए चट्टानों की बहुत जरूरी है ना। सबसे पहले इंसान ने जो हथियार बनाए थे वो भी किससे बनाए थे, पत्थर से बनाए थे। तो यही है, चट्टान है आपके सामने, धातु हो गई, अलग अलग प्रकार की जो धातु हैं उनका हो गई, जल और वायु हो गई, वो आपके सामने। ये कैसे संसाधन है, अजैविक हैं, आप इनके अंदर आपको जीवन ही दिखाई देता है। समझ में आ गया। तो 2 प्रकार के होते हैं आपकी उत्पत्ति के आधार पे, पहले जैविक संसाधन, दूसरे अजैविक संसाधन है, वो आपके इसके उदाहरण होते हैं। अगला है समायता के आधार पे। समायता के आधार पे मतलब कौन से संसाधन होते हैं, पहले नवीनीकरण संसाधन और दूसरे अनवीनीकरण संसाधन। जैसे कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत किया जाता है। समझो, समायता मतलब क्या होता है, जो चीजें समाप्त होने के आधार पे, अगर समझे कि कोई चीज कितनी जल्दी समाप्त हो सकती है, उसके आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है नवीनीकरण और दूसरा अनवीनीकरण संसाधन। नाम से समझना, नवीनीकरण, नवीनीकरण मतलब कोई भी चीज को आप पुनः प्राप्त कर सकते हो। नवीनीकरण क्या, भाई आपने कहा कि मैंने तो इस गाड़ी का नवीनीकरण करवा दिया, मतलब इसको नया करवा दिया, डेंटिंग पेंटिंग करवा दी उसकी आपने, तो नई नई सी दिखने लगी। तो ऐसे ही कोई भी चीज को आप पुनः प्राप्त कर सकते हो, उसको नवीनीकरण संसाधन के रूप में जाना जाता है। जैसे कि
भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जिन संसाधनों को अपन पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा आपने, कोई रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और कोई यांत्रिक मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा आप क्या कर सकते हो, कोई भी संसाधन है उसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। समझाऊंगा। जैसे सौर ऊर्जा आपके सामने, सौर ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो आपको पता है एक पूरी की पूरी भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया की देन है। सूरज है, उसके अंदर जो आपके सामने जो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल वो आपसे आपस में कंबाइन होते हैं और क्या होते हैं, उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। उसी को क्या कहा जाता है, सौर ऊर्जा है के नाम से जाना जाता है। और सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, जो नियंत्रित, जो लगातार चलती रहती है। समझ में आ गया। सूरज से जो किरणें आती हैं अपन उसको क्या कर सकते हैं, अपन उसको फोटो प्लेट के माध्यम से स्टोर कर सकते हैं। अगली कौन सी है, पवन ऊर्जा। जो हवा है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे आपने टरबाइन लगा दी, बड़े बड़े पवन चक्कियां लगा दी जाती है ना, भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अपन क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा को क्या कहा जाता है, पवन ऊर्जा। और पवन कभी रुकने वाली नहीं है, जैसे घूर्णन प्रक्रिया चलती रहेगी, आपके अलग अलग प्रकार की जो आपके सामने भौगोलिक प्रक्रिया चलती रहेगी और पवन ऊर्जा है वो उसका निर्माण होता रहेगा। अगला है जल और वन। तो जल की ऊर्जाएं भाई ज्वार भाटा जैसे है, आपने उसकी मदद से आपने क्या कर लिया, जो ऊर्जा बना ली, या फिर आपने क्या किया, अब जो आपने बांध बना लिए और उन बांधों पर क्या है, उस बांधों के पानी से आपने जो ऊर्जा है उसका निर्माण किया, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, आपके सामने जल ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और वनों के माध्यम से, कोयला वगैरह से जो आपके वन हो गए वो भी क्या बार बार वापस रिस्टोर होते रहते हैं, बस अपन उनको काटे नहीं, वनों को संरक्षित करके रखें, वन अपने आप खुद को निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं जिनको बार बार आप क्या भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है, नवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है अनवीनीकरण संसाधन। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो अनवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जो एक बार आपने प्रयोग किया और उसके बाद में क्या हो गए, वो समाप्त हो गए। अनवीनीकरण मतलब जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अनवीनीकरण मतलब जिसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हो, उसको कौन से नाम से जाना जाता है, अनवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ऐसे संसाधन जिनको आप एक बार उपयोग किया, जैसे आपने एक लकड़ी जलाई, समझ में आ गया, लकड़ी जलाकर क्या कर दिया, उसको जलाया, उसको थोड़ा कोयला बन गया, बाकी राख हो गई। फिर कोयले से आपने क्या किया, भट्टी जला ली, अब कोयला था वो क्या हो गया, उससे खत्म हो गया। तो यही है, आप क्या पुनः राख से आप कोयला बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो यही है, आपके गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डाला, आप कहीं गांव में घूमने के लिए चले गए, तो वो क्या हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, उसका पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है सौर ऊर्जा की तरह। तो ऐसे संसाधन जिनको एक बार पुनः उपयोग करने के बाद में क्या हो सकता है, उनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबा समय लग सकता है उनको निर्माण होने में, उनको क्या कहा जाता है, अनवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोयला है ना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज है, ये सब क्या होते हैं आपके सामने, ये सारे के सारे अनवीनीकरण खनिज होते हैं। पेट्रोलियम वाला उदाहरण दे दिया, आपके घर में गैस है, आपने गैस चूल्हा जलाया, आपने खाना बना लिया, खाना पकाने के बाद में गैस को क्या हो गया, जो वो गैस थी, प्राकृतिक गैस थी, वो आपने यूज कर ली, क्या आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार के संसाधनों को अनवीनीकरण संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अगला स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति के पास चीज है, जैसे आपके पास आपका मोबाइल है, तो एक आप क्या उसके स्वामी हो, स्वामित्व हो आपके पास, आपके पिताजी पास आपके घर की जमीन है 50 बीघा 60 बीघा, तो उसके क्या है, स्वामित्व है उनका उनके पास। तो किसी भी इंसान के पास कोई वस्तु है, कोई संसाधन है, वो उसका क्या होता है, उसका स्वामित्व होता है। जैसे कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वामित्व क्या होता है आपके सामने, आपका घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास जो भी चीज है जिसके आपका आप कहते हो कि भैया तो मेरी है, ये तो मेरी है भैया, वस्तु तो मेरी है, वो क्या आती है, व्यक्तिगत स्वामित्व के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक जो आपके सामने स्वामित्व क्या होता है, आपका गांव है, आप या गांव या शहर में रहते हो, आप किसी वार्ड में रहते हो, वहां पर आपका एक सामुदायिक केंद्र होगा, होगा ना, आपके जो जाति होगी, आपके धर्म के लोगों ने क्या एक पैसे इकट्ठे देकर चंदा करके कोई एक भवन का निर्माण कर रखा है, जिसके समाज के कोई भी लोग उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया, जिसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था, आप सब गांव वालों ने मिलकर क्या किया, एक भवन का निर्माण करा दिया, उसको क्या कहा जाता है, सामुदायिक आपके सामने स्वामित्व के नाम से जाना जाता है। अगला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जो आपके सामने राष्ट्र के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत का भवन हो गया आपके सामने, आपके अस्पताल, सरकारी स्कूलें, ये सारे क्या है, राष्ट्रीय संस्थान है। समझ आगे, जो सरकारी संस्थान होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रीय संस्थान होते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कैसे होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जहां दो देशों के बीच में आपके सामने बॉर्डर हो गई, है ना, नदियां हो गई। नदियां कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अब ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसमें चीन का भी अधिकार है और भारत का भी अधिकार है। सिंधु नदी है, उस पर भारत और पाकिस्तान दोनों का अधिकार है। तो इस प्रकार के संसाधनों को क्या कहा जाता है? जहां पे एक से अधिक देश आपस में जुड़े रहते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के रूप में जाना जाता है। अगला है विकास के स्तर के आधार पे। तो विकास के स्तर के आधार पे संभावित विकसित भंडार व संचित कोष संसाधन। तो अलग अलग प्रकार के संसाधन होते हैं। जैसे संभावित संसाधन कौन से होते हैं आपके सामने, भंडारण करने वाले संसाधन कौन से होते हैं, और कोष संसाधन वाले संसाधन कैसे होते हैं। अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इनका संसाधनों को बेहतर प्रबंधन व सतत उपयोग से समझने में मदद करता है। तो ये संसाधन कौन से होते हैं आपके सामने, जो आपको सतत विकास में, कि ऐसे जो आपके भी काम आ जाए और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी काम आ जाए, उस प्रकार के संसाधनों को आपको विकास के स्तर पे संसाधनों के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया आपको सारी की सारी चीजें। अब बढ़ेंगे अपन अगले वाले टॉपिकों की तरफ, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। आपने 1% देख लिया। अब अपन जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के मेथड के बारे में लिखिए कि प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है। अन्य वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। इसके जो प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लेना आप। साथ साथ आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर वो भी देख लेना। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के मेथड के बारे में लिखिए कि प्राकृतिक जो संसाधन का प्रबंधन किया जाता है उसमें क्या क्या मेथड होता है। पहला है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का अर्थ है भूमि, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु और खनिज जैसे संसाधनों का संरक्षण करना। तो आपके प्राकृतिक प्रबंधन क्या था भाई? कोई भी चीज आपके घर में आप क्या कर रहे हो, कोई प्रबंधन करते हो तो आप में हर चीज का देख रेख करते हो। भाई घर में कितना पैसा आ रहा है, उसको कहाँ कहाँ पर लगाना है, भविष्य के लिए कितना बचा कर रखना है, जो खर्चे में कितना यूज करना है, घर खर्चे में कितना यूज करना है, पढ़ाई में कितना खर्च करना है, कोई बीमारी है तो दवा पर कितना खर्च करना है, भविष्य के लिए कितना बचा के रखना है। तो इसको क्या कहते हैं अपन? पारिवारिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से प्राकृतिक प्रबंधन क्या होता है? प्राकृतिक प्रबंधन में आपका संसाधनों का, जो आपके पास वस्तुएं हैं उनका प्रबंधन करते हो। जैसे कि भूमि का प्रबंधन करना, समझ में आ गया कि भूमि का शरण नहीं हो, अपरदन नहीं हो, भूमि को बचा कर रखना। जल, जो आपके सामने जो जल है, पानी है, वो प्रदूषित नहीं हो, भूजल है वो लगातार गिर रहा है, उसको शोधन से बचाया जाए। अगला है मिट्टी, जो आपके सामने जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी को संरक्षित करना भी जरूरी है। क्यों? अब उर्वरक खाते हैं, आपको पता है आपके जो खेत है उसमें आपके पिताजी को पूछना, जब यूरिया नहीं देते थे तो उस समय जितना उत्पादन होता था, क्या आज हो रहा उतना उत्पादन? नहीं होता है ना? क्यों? धीरे धीरे उत्पादन क्षमता वो घटती जा रही है। तो मिट्टी को बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ है तो सब कुछ है। मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं रह जाएगी, मिट्टी बंजर हो जाएगी, तो हमारा कुछ कोई भी विकास नहीं होगा। जीव जंतु और खनिज जैसे संसाधनों का संरक्षण करना और उनके सतत उपयोग का ध्यान रखना और प्रभावी ढंग से प्रयोग करना जरूरी है। तो जो आपके सामने जो वनस्पति होगी, जीव जंतु हो गए, जैसे संसाधन है, उनको क्या है, उनको संरक्षण करना जरूरी है और उनके जो सतत विकास है उनका ध्यान में रखना भी जरूरी है, ताकि उनको अपन प्रभावी ढंग से क्या कर सके, आने वाली पीढ़ियां भी उपयोग कर सकें। अगर आपको पता भाई, अब आपके गांव में घर में कुआं है, अगर आपके पिताजी खेती में उपयोग लेते हैं उस पानी को, अगर उसको आपने सही से उपयोग नहीं किया, भूजल स्तर गिर गया, तो क्या आने वाली पीढ़ियां उसको उपयोग में ले पाएंगी? नहीं ले पाएंगे। और अच्छे से संरक्षित करके रख लिया तो आप भी उपयोग कर सकते हो और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो कोई भी संसाधन हो गए, भूमि, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु हो गए, उनको आने वाली पीढ़ियों को बचा कर रखने को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। क्यों जरूरी है? पहला है सतत विकास के लिए। यह वर्तमान पीढ़ियों को जरूरत को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। तो ये क्या करता है आपके सामने? सतत विकास के लिए जरूरी होता है। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास वो विकास होता है जो जिसमें आपका खुद का भी विकास हो और आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो। जैसे मैंने आपको आपके घर के कुएं, खेत के कुएं का उदाहरण दिया, इसमें आपके पिताजी अगर संरक्षित रखते हैं तो आपके भी काम आएगा और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी काम में आएगा। तो इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना कि हम भी इस चीज को अच्छे से उपयोग कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अच्छे से उपयोग कर लें, उसको सतत विकास के नाम से जानते हैं। अगला है प्राकृतिक संतुलन।
प्राकृतिक संतुलन क्या होता है? ये पारिस्थितिक तंत्रों को स्वस्थ बनाए रखता है, जैव विविधता को संरक्षित करता है और पर्यावरण को स्थिर रखता है। तो प्राकृतिक संतुलन क्या होता है? प्राकृतिक जो तंत्र होते हैं, इसको इकोसिस्टम को स्वस्थ रखने का कार्य करता है ना? और जैव विविधता को संरक्षित करता है। तो क्या होता है? जैसे आपके अलग अलग प्रकार के बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, आपके सामने जो रिजर्व क्षेत्र बनाए जाते हैं, समझ में आ गया? जैसे आपके जो अरावली पहाड़ी है उसको संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं वनों को बचाने के लिए। तो क्यों बनाए जाते हैं भाई ये क्षेत्र? जहां पर अगर आप कोई भी वन, अगर कोई पेड़ काट लेते हो, किसी जानवर का शिकार कर लेते हो, तो आप पे कानूनी कार्रवाई होती है। क्यों? ताकि वहां की जो जैविक विविधता है, एक जंगल होता है, वहां पर कितने जीव जंतु रहते हैं, वहां पर कितने प्रकार के पेड़ पौधे देते हैं, वो क्या हमें ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं, हमें क्या करते हैं, हमें स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं। तो वहां की जो परिस्थिति है, जो संतुलन है, उसको बनाए रखना जरूरी है। अगला क्या? मानव कल्याण। स्वच्छ जल, वायु, भोजन और निवास स्थान उपलब्ध सुनिश्चित कराता है, जो मानव स्वास्थ्य को, जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है। अब आप देखो, दिल्ली शहर है ना? दिल्ली शहर में आपको किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी है? नहीं है। कोई भी भौतिक वस्तु आप वहां पर जाओ, खरीद सकते हो, उपभोग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वहां पे किस चीज की कमी है? स्वच्छता की कमी है। एक स्वच्छ जो वातावरण है उसकी कमी है। किसकी कमी है? स्वच्छ वातावरण है उसकी बहुत ज्यादा कमी है, वो देखने को मिलती है। ना वहां पर आपको स्वच्छ हवा देखने को मिलती है, ना वहां पर स्वच्छ पर्यावरण देखने को मिलता है। तो यही है, अगर स्वच्छ वातावरण नहीं होगा, स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा, तो इंसान कितना भी पैसा कमा ले, इतना कितनी भी भौतिक वस्तुओं का निर्माण कर ले, उसके लिए कोई भी फायदेमंद नहीं होती है, वो उसके लिए नील बटा जीरो है। तो यही है, स्वच्छ आपको वातावरण मिले, स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ वायु और स्वच्छ आपको निवास स्थान मिले, उसके लिए वही आपके मानव कल्याण के लिए जरूरी होता है। भाई अगर आप अपने गांव में हो, आपके लिए हो सकता है कि आप गाड़ी से नहीं जाते हो, आप अपने कोई सरकारी बस या बस के माध्यम से जाते हो, है ना? आप हो सकता है आपके पास अच्छा और संसाधनों की कमी हो, अच्छी स्कूल आपके 5-10 किलोमीटर दूर पड़ती हो, आपका अच्छा अस्पताल 5 किलोमीटर दूर पड़ता हो, लेकिन आपके गांव में आप कैसे रहते हो? आराम से स्वस्थ रहते हो, अच्छा वातावरण मिलता है आपको, बीमारियां कम है, अस्थमा, डायबिटीज जैसी बीमारियां कम देखने को मिलती हैं, गंभीर बीमारियां भी कम देखने को मिलती हैं, अच्छा घर का खाना खाते हो। समझ में आ गया? अच्छी आपके पास जमीन है, घर का उगाते हो और घर का खाते हो। तो यही है, अच्छा जहाँ पे पर्यावरण होगा, जहाँ पे स्वच्छ जल होगा, वायु होगा, भोजन होगा, वहीं पर इंसान का क्या हो सकता है? कल्याण हो सकता है। और ये कैसे होगा? जब हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखें। अगला क्या? आर्थिक स्थिरता। संसाधनों का कुशल उपयोग आर्थिक विकास को बनाए रखता है। अगर आप संसाधनों को अच्छे से उपभोग करते हो, वो आपको क्या करता है? आपका आर्थिक जो विकास होता है उसको, पैसे को बढ़ावा देने में भी कार्य करता है। समझाऊं? जैसे कि अब आपका जो खेत का जो कुआं है, उसी को उदाहरण लेंगे। खेत में अगर आपके कुआं है, अगर उसको, अगर आपने क्या कर रखा है, अच्छे से बचा कर रखा, ज्यादा पानी को खर्च नहीं किया, भूजल स्तर को मेंटेन करके रखा, तो क्या होगा? आपको वो हर साल फसल उगा कर देगा और आपको हर साल पैसे कमा कर देगा। समझ? मेहनत तो आपको करनी होगी, लेकिन अगर कुएं में पानी नहीं रहेगा तो क्या फसल उगा पाओगे? आप ऐसी नहीं उगा पाओगे। तो क्या होगा? आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है। तो यही है, अगर आप संसाधनों को अच्छे से उपभोग करते हो, उपयोग करते हो, तो वो क्या करता है? आपको आर्थिक विकास को बनाए रखने में भी मदद करता है। अगला है जलवायु परिवर्तन से निपटारा करना। वनों का संरक्षण और नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। तो आपके सामने जो वन है, वनों को जो संरक्षित किया जाता है और जो नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करती है। मतलब अगर आप वनों को संरक्षित करते हो, समझ में आ गया आपको? अगर आपने क्या किया? वनों को संरक्षित किया और नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग किया, है ना? और इससे क्या? जलवायु परिवर्तन को। अब क्या क्या, आप अगर आपके पास ज्यादा पेड़ लगे रहते हैं, तो छोटा सा उदाहरण ले लो, गर्मी कम होती है। साथ के साथ क्या? स्वच्छ हवा देखने को मिलती है, स्वच्छ पर्यावरण देखने को मिलता है। और अगर आपने नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया, तो इससे क्या? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब का उपयोग कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, वो वातावरण में कम जाएगी, और वातावरण में कम जाएगी तो इससे क्या होगा? आपके सामने जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कम देखने को मिलेगा। यह प्रबंधन पर्यावरण गिरावटों को रोकने और पृथ्वी में जीवन समर्थ प्रणालियों को बनाए रखने में अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार का जो वातावरण होगा वो क्या करेगा आपके सामने? यह प्रबंधन पर्यावरणीय गिरावट को, मतलब आपके सामने जो पर्यावरण में जो लगातार ह्रास देखने को मिल रहा है, पर्यावरण को जो लगातार नुकसान पहुंच रहा है, उसको कम करने में मदद करेगा। और जो जीवन है वो क्या है? बहुत ही सार्थक तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
समझ में आ गया आपके सामने? तो यही है प्राकृतिक जो संसाधन प्रबंधन है, उसके महत्व के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी जो ये प्रश्न है उसको अच्छे से समझ में आया होगा।